अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर सलमान और आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर एएस जामी। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है मेडिसिन लेक्चर सीरीज़। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी को हम लोग कवर कर रहे थे, उससे मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था। स्टमक हमने कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट 5-6 टॉपिक्स हो गए हैं। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि स्मॉल इंटेस्टाइन कवर करते हैं हम लोग, लेकिन मेरा थोड़ा मूड था कि हम लोग पहले ना लीवर को भी साथ थोड़ा सा टच कर लें। तो अभी हम लोग करने लगे हैं सिरहोसिस। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ है। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, वो ये है कि मेरी वीडियोस आर लेंथी। अच्छा, लेंथी इस वाले से है कि आप लोग देखते हैं कि 45 मिनट की या 40 मिनट की वीडियो है। मैं 45 मिनट या 40 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, उसके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर करवाता हूँ ना, एवरीथिंग इन दोज 40-45 मिनट्स या 1 आवर या 35 मिनट्स या 30 मिनट्स। और मैंने एक दो वीडियोस को खुद देखा है। अगर हम 1.25x पे करके देखें, या कुछ वीडियोस मैंने ज़्यादा स्लो बनाई हैं, या 1.5x पे करके देखें, तो वही वीडियोस 20 मिनट के अंदर कवर हो जाएंगी, 22 मिनट में कवर हो जाएंगी। जो आप किसी और चैनल में जाके देखेंगे ना, जहाँ पे 12-12 13-13 मिनट की वीडियोस बनी हुई हैं, उन्हें वो 2-3 पार्ट्स के अंदर बनाया हुआ है, उनसे बेहतर मैंने कवर करवाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि ये जो मेरे शुरू में मिनट्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ना, इनसे आपने डरना नहीं है, आपको पूरा नॉलेज होगा। अगर कोई फ़र्स्ट टाइम भी देख रहा है ना, तो उसे भी समझ आ जाएगी ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। मैं अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मैं इस तरह कवर करवाता हूँ चीज़ों को। अभी मैंने सिरोसिस कवर करवाना है ना, तो सिरोसिस की दुनिया में जितनी भी टाइप्स हैं, जितनी भी वजह से होता है, मैंने वो सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, मैंने हर चीज़ कवर करवानी है सिरोसिस की, भले लेबॉर्ट्रीज़ हो, भले उसके डायग्नोस्टिक लिवर केमिस्ट्रीज़ हों, उसके अलावा उसकी पैथोलॉजी हो, स्टेजिंग हो उसकी। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान कितने पॉसिबल हैं, कितने अवेलेबल हैं, और जितनी डिज़ीज़ की वजह से हो रहा है वो सारा मैंने कवर करवाना है। तो आप लोग ये चीज़ देख के घबरा ना जाया करें कि ये भाईजान टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अजान हो रही है थोड़ा। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। अच्छा, मैं बता रहा था कि हम एवरीथिंग कवर, मैं हर चीज़ आलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अगर आप लेंथी लगे तो आप 1.25x या 1.5x पे देखने की कोशिश करें, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है लीवर सिरोसिस। आज हमने कवर करना है सिरहोसिस को। सिरोसिस इज़ अ कंडीशन। अच्छा जी, सिरहोसिस क्या होता है? सिरहोसिस इज़ अ कंडीशन काज्ड बाय। अच्छा, ये डिज़ीज़ नहीं है एक, ठीक है, ये डिज़ीज़ का इफ़ेक्ट है कि कुछ डिज़ीज़ ऐसी होती हैं जो सिरोसिस कॉज कर देती हैं। क्या कॉज कर देती हैं वो आगे मैं डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, होता क्या है सिरोसिस, हम लोग ये देख लेते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो लीवर के डैमेज होने की वजह से होती है। क्रोनिक लीवर डैमेज, एक्यूट में नहीं होती, क्रोनिक। ये कि टाइम टू टाइम चलती रहे, लीवर डैमेज होता रहे और इतने अरसे के लिए हो कि वो इरिवर्सिबल चेंज कॉज कर दे लीवर का, उसे कहते हैं हम लोग क्रोनिक लीवर सिरोसिस। ठीक है, इसमें होता क्या है, लीवर डैमेज हो जाता है। कॉज क्या हो सकती है इसके अंदर, कॉजेज़ आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी जो मेन कॉजेज़ हैं वो देख लेते हैं। इंडियंस हैं या यूएस वाले हैं या यूएसए वाले, यूके वाले, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अल्कोहल इज़ हेपेटोटॉक्सिक, सो इट लीड्स टू लीवर सिरोसिस। उसके अलावा फैटी लिवर हो गया, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को हेपाटाइटिस सी, जी पाकिस्तान का समझ लिया हर पांचवा बंदा ये इस चीज़ का शिकार है। इतने केस होते हैं ना हेपाटाइटिस सी के, फैटिक एन्सेफलोपैथी, लिवर सिरोसिस के साथ आते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी समरी। अब हम देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है, कि ये कंडीशन है, कंडीशन कैसी है, जो मैंने बता दिया क्रोनिक लीवर डैमेज की वजह से। अब होता क्या है इसके अंदर,
सिरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय, इस कंडीशन के अंदर होता क्या है, लीवर का जो पैरेन्काइमा है ना, अच्छा मैं यहाँ पे पैरेन्काइमा को समझाता चलूँ। ये है ठीक है, ये एक पत्ता है मैंने बनाया, ठीक है, ये पत्ते की जो स्टॉक्स है ना, समझ रहे हैं आप, ये देखें, ये एक बन गया पत्ता, ठीक है, ये पत्ते की मेन स्टेम है, ये ब्लैक जो सेंटर के अंदर है, और ये स्मॉल स्टेम्स हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है, सिरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेपेटिक पैरेन्काइमल नेक्रोसिस। अच्छा अब नेक्रोसिस क्या है, अगर आपको नेक्रोसिस का नहीं पता, नेक्रोसिस इरिवर्सिबल टिश्यू इंजरी, सेलुलर डेथ हो जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से। अच्छा अब ये सिरोसिस तो आपको समझ आ गया कि वो कंडीशन है जिसके अंदर क्रोनिक लीवर डैमेज हो जाता है, जिसके अंदर जो लीवर का पेरेन्काइमा है ना उसकी नेक्रोसिस होना शुरू, यानी कि उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है। और डेथ भी कैसी है, डेथ है इरिवर्सिबल डेथ, यह कि रिकवर नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम लोग इसकी कर लेते हैं एपिडेमियोलॉजी, इसका मैं सारा कुछ कवर करवाऊंगा आपको क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। वार्ड्स के अंदर, पाकिस्तानी वार्ड्स के अंदर, मेडिकल जो हॉस्पिटल वार्ड्स हैं ना उनके अंदर ये आपको पेशेंट इनके देखने को बहुत मिलेंगे, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। फिर आपका मर्द होना कसूरवार है, ठीक है, मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। क्या रेशो है, 2:1, ठीक है। उसके बाद ये 50 से 60 साल की एज के अंदर यूजुअली होने को तो 18 से 30 ईयर्स में भी हो सकता है, लेकिन 50 से 60 साल की उम्र के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है। अच्छा अब ये तो हो गया यूएस का डाटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एटियोलॉजी क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं कि ये सिरोसिस होता क्या है। अच्छा जिस भी बंदे को लीवर कैंसर होगा ना वो इस स्टेज में से लाजमी पास करके जाएगा, लीवर सिरोसिस में से, लीवर सिरहोसिस। अच्छा बातों बातों में ना स्पेलिंग वो माइंड मेरा दूसरी तरफ चला जाता है। इसकी अब हम लोग देख लेते हैं कॉजेज़ क्या है। अच्छा पहली कॉज तो ये है कि हिपैटोटॉक्सिसिटी हो गई है, यानी कि लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी हो गई है। किस वजह से होगी, अल्कोहल यूज़ कर रहा है बंदा, ठीक है, अल्कोहल यूज़ कर रहा है। ये दो जो मेन कॉजेज़ है ना, एक तो कॉज है हेपाटाइटिस सी, ठीक है, या वायरल हेपाटाइटिस बी डी या सी। दो कॉजेज़ में से ये पहली कॉज है अल्कोहल का अब्यूज़, अल्कोहल यूज़, ठीक है। उसके बाद लीवर को और कौन सी चीज़ है जो तबाह करती है, वो है मेडिकेशंस। कौन सी मेडिकेशंस हैं जो लीवर को तबाह करती हैं, पहली जी असीटामिनोफेन, दूसरी ड्रग है माइओडारोन। ये किस लिए यूज़ होती है, ये अरिदमियाज के लिए यूज़ होती है, एंटी अरिदमेटिक ड्रग। असीटामिनोफेन किस लिए यूज़ होती है, एनाल्जेसिक्स, और इसको क्या कहेंगे हम, एंटीपायरेटिक्स। पैरासीटामोल को असीटामिनोफेन कहते हैं, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स। अच्छा उसके बाद पेशेंट की कीमोथेरेपी हो रही है तो उसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। मीथोट्रैक्सेट जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है वो कॉज कर सकती है हेपेटोटॉक्सिसिटी। अच्छा एक तो कॉज ये हो गई टियोलॉजी के अंदर, यहाँ पे लिख लें सिरोसिस इटियोलॉजी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है,
इन्फ्लेमेशन हो गई है। इन्फ्लेमेशन किस वजह से हुई है? वायरल हेपाटाइटिस की वजह से। कौन कौन सा हेपाटाइटिस हैं जो ये लिवर सिरोसिस कॉज कर सकते हैं? अच्छा, इसके अंदर अगर वायरल हेपाटाइटिस क्रोनिक फेज के अंदर आ गया है तो कॉज करेगा लिवर सिरोसिस, एक्यूट के अंदर नहीं होगा। ठीक है, अब 3 हैं जो हेपाटाइटिस वो कॉज करते हैं लिवर सिरोसिस को। हेपाटाइटिस बी आ गया, हेपाटाइटिस डी और हेपाटाइटिस सी। और एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे सिर्फ हेपाटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हेपाटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है और यही हेपाटाइटिस है जो लिवर सिरोसिस कॉज करता है। उसके बाद हाँ, हम लोग जिक्र कर रहे थे इन्फ्लेमेशन कौन कौन सी चीज़ें कॉज करती हैं। एक तो हो गया कि लीवर हेपाटाइटिस हुआ है वो कॉज कर रहा है। दूसरी चीज़ जो बाइलरी डक्ट्स है ना, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। अच्छा, ये क्या होता है? ये भी एक क्रोनिक लीवर डिजीज़ है जिसके अंदर ऑटोइम्यून नेचर की प्राइमरी बिलरी, अच्छा ये ऑटोइम्यून नेचर की लीवर डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, जो इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स है ना, बाइल डक्ट्स इंट्रालोब्यूलर, ठीक है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं लीवर के अंदर। जैसे ही वो डिस्ट्रक्शन होती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म है ना वो अल्टर्ड हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन से क्या होगा, लीवर के एंजाइम्स रेज हो जाएंगे। ठीक है, लीवर के एंजाइम रेज होंगे तो लीवर की इंजरी होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का मैकेनिज्म है ना वो अल्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, ये फिर आगे जाके लीड करेगा लिवर सिरोसिस को। तीसरी कौन सी चीज़ है? तीसरी चीज़ है प्राइमरी स्क्लीरोजिंग कोलेंजाइटिस। अच्छा, अब ये क्या होता है? ये भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, इसके अंदर मसला ये होता है, जो उसके अंदर इंट्रालोब्यूलर है ना, इसके अंदर इंट्रा हिपैटिक और एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइल डक्ट्स इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, इनकी अभी तक कॉज नहीं पता चली, ये भी ऑटो इम्यून ही होते हैं। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है ऑटो इम्यून की। तीसरी चीज़ ये होगी प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस जो कॉज करती है इन्फ्लेमेशन लीवर की। चौथी चीज़ है ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस। अच्छा, ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस क्या है? ये रेयर फॉर्म है, इट इज़ अ रेयर फॉर्म ऑफ क्रोनिक हेपाटाइटिस। क्रोनिक हेपाटाइटिस, ठीक है, ये ये फीमेल के अंदर मोस्टली होती है। ठीक है, और इसकी एसोसिएशन है दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ, लाइक डायबिटीज़ मिलाइटस 1 हो सकती है, टाइप 1, और सीलियक डिजीज़। अगर पेशेंट को, अगर एक फ़ीमेल आगे पास प्रेजेंट कर रही है डायबिटीज़ मिलाइटस के साथ इन हीज़ अर्ली 30-40 एज के अंदर, तो सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, लीवर, आपने लीवर प्रोफाइल करवाई है, लीवर इंजरी आ रही है, ठीक है, तो आपने सस्पेक्ट करना है ऑटोइम्यून हेपाटाइटिस। उसके बाद कौन सी इन्फ्लेमेटरी चीज़ है जो कॉज करती है लीवर की इन्फ्लेमेशन? ठीक है, उसके अंदर आ जाएगी पैरासाइट्स, पैरासिटिक इन्फेक्शंस। मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि वीडियो लंबी होगी तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस कौन कौन से? एक तो लिशमेनियासिस, ठीक है, जो आके यहाँ पे रहना शुरू हो जाता है। दूसरे शिस्टोसोमियासिस, तीसरी कौन सी चीज़ है जो लीवर को इन्फ्लेम कर सकती है? पैरासाइट, मलेरिया। ठीक है, ये हो गई हमारी इन्फ्लेमेशन की कॉजेज़। अब अच्छा, अब इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाली ये 5 चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं कि कॉज कैसे कर देती हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कॉज करते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो लीवर को सिरोसिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो लीवर की सिरोसिस कॉज करते हैं। ठीक है, अब उनके अंदर कौन कौन से हैं? नैश,
नैश नहीं, नैश, NASH, नॉन अल्कोहलिक पेशेंट जनाब जी ओबीस है, ठीक है। उसके अलावा उसका लीवर जो हिपेटोसाइट्स हैं वो फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे। स्टीटो नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हेपाटाइटस, ये मैं बताता हूँ क्या होता है आपको। अच्छा, ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर होता ये है कि जो हिपेटोसाइट्स है ना, हिपेटोसाइट्स, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है क्रोनिक, ठीक है। किस वजह से होती है? लिपिड कोमुलेट हो जाता है। लिपिड क्यों कोमुलेट हो जाता है? लिपिड का मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट हो गया है, ठीक है। और ये कॉज क्या करते हैं? हेपेटोसाइट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये फाइब्रोसिस कॉज कर देता है, फाइब्रोसिस एंड सिरहोसिस। अच्छा, ये तो हो गया पहला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। दूसरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है? हीमोक्रोमाटोसिस। अच्छा, अब ये क्या होता है हीमोक्रोमाटोसिस? ये ग्रुप ऑफ कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी में आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आयरन डिपॉजिट हो रही है तो लीवर के अंदर क्या नहीं होगी? लीवर के अंदर भी होगी, ठीक है। या तो ये एक्सेसिव आयरन ओवरलोड की वजह से हो सकता है, या हेरिडिटी डिफेक्ट है कि जिसकी वजह से आयरन का मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पा रहा। तीसरी मेटाबॉलिक डिजीज़ जो हम लोगों ने करनी है वो है विल्सन। यहाँ पे हम लोग विल्सन डिजीज़ को देखेंगे। अभी आयरन को डिस्कस किया है हमने, अब हम विल्सन डिजीज़ को करेंगे। अब ये विल्सन डिजीज़ क्या होता है? ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉपर का मेटाबॉलिज्म है ना, कॉपर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कॉपर का जो मेटाबॉलिज्म है ना वो इम्पेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से ना जो ट्रांसपोर्ट है कॉपर की वो सही नहीं होगी। डिसऑर्डर, कॉपर की जो ट्रांसपोर्ट है ना वो नहीं होगी सही तरह से, और इसमें क्या होगा? कॉपर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद कौन सी चीज़ है जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है? चौथा पॉइंट, अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो रही है पेशेंट के अंदर, तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा लीवर सिरोसिस के साथ। अच्छा, अब अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन का क्या काम है? ये भी ऑटोसोमल डिजीज़ है, ठीक है, जिसके अंदर अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन। ये प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन नहीं करवाएगा तो एक तो ये लंग्स के ऊपर एक्ट करेगा, और दूसरा एक्ट करेगा ये लीवर में, लीवर में सिरोसिस करा देगा, और लंग्स में करवा देगा पैन एसिनार एम्फाइसीमा, SEM में, ठीक है। पांचवी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर जो लीवर सिरोसिस कॉज करती है वो है पोरफायरिया, पोरफायरियाज। अच्छा, अब ये पोरफायरियाज क्या होते हैं? ये सेकेंड ईयर में हम लोगों ने पढ़े होंगे पोरफायरियाज। ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक। इसके अंदर जो लीवर में हीम की सिंथेसिस है ना वो इम्पेयर होती है, लाइक हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं होती, हीम की सिंथेसिस नहीं होती इसके अंदर। जब हीम सिंथेसाइज नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन सही से फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो छठा हमारा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वो है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा कि इसके अंदर क्या होता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, थोड़ा सा ठीक कर लें इसे, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। अच्छा, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, अब ये क्या होता है? इसके अंदर ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है ना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म,
वो इम्पेयर होगा एक एंजाइम की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, मोशन टूट गया मेरा 1 मिनट के लिए, ग्लाइकोजन की अकुमुलेशन हो जाएगी। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है ना, तो ग्लाइकोजन की अकुमुलेशन हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी अकुमुलेशन? लीवर के अंदर, हार्ट के अंदर, मसल्स के अंदर, ठीक है। इसकी डिफरेंट सब टाइप्स होती है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ 1, 2 होती है, जिसके अंदर पोम्पी डिजीज़ कहते हैं जैसे, ठीक है। टाइप 3 होती है जैसे कोरी डिजीज़ कहते हैं, 4 को एंडरसन कहते हैं, 5 का नाम मुझे नहीं याद। अच्छा, 7वां पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है, कौन सा मेटाबॉलिज्म है जो कॉज करता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो सिरोसिस कॉज करता है, वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? ये जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कर रहे हैं ना हम लोग, ये तकरीबन सारे ही इनहेरिटेड है। ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर, जो कंडक्टर होते हैं ना, CFTCR मतलब क्या होता है ये, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टर रेगुलेटर। ये जो जीन होता है ना, इसकी म्यूटेशन हो जाती है। इसकी म्यूटेशन होने की वजह से जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं ना, उनके अंदर आ जाता है डिफेक्ट। उनके अंदर डिफेक्ट आने की वजह से जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, उनकी सिक्रीशन में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस, उनकी जो विस्कोसिटी होती है ना, थिकनेस जिसे कह लें, वो ज़्यादा हो जाती है, वो हाइपर विस्कोसिटी हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से पेशेंट मिकोनियम आइलियस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पेशेंट को, ठीक है, जिसके अंदर क्रोनिक रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं जो आगे कॉज कर सकते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस को। पैंक्रियाज, अब देखिए आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि आपने बॉडी में कोई भी फ्लूइड को या कोई भी म्यूकस या कोई भी हार्मोन को ट्रांसफ़र करना है ना, एक ट्यूब्यूल से दूसरे ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो सिलिएटेड मूवमेंट, सिलिया की मूवमेंट से होता है, ठीक है। ये अगर क्लोराइड चैनल्स ही नहीं होंगे, तो अब क्लोराइड चैनल्स की वजह से वो गेट ही ओपन नहीं हो पाएंगे सही तरह, वो सिलिया की मूवमेंट ही नहीं होगी, तो वो सिलिया मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो फ्लूइड आगे जाएगा ही नहीं। तो इस वजह से ये सारी जो मूवमेंट डिफेक्ट कर देगा ना, वो हो जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। आसान समझ लफ्ज़ों में ये है, ठीक है। उसके बाद और कौन सी कॉज है जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है? मेन कॉजेज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, जो 3 होती हैं। एक तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक होती है हेपेटोटॉक्सिसिटी, और तीसरी है इन्फ्लेमेशन। अब चौथी चीज़ जो क्या है, वो है लीवर की वास्कुलेचर के अंदर मसला आ गया है कोई, ठीक है। वो क्या है? हेपेटिक वेन कंजेशन। हेपेटिक वेन कंजेशन हो गई है या वास्कुलर एनॉमली हो गई है, या कोई वास्कुलर एनॉमली हो गई है। अच्छा, इसके अंदर क्या हो सकता है? पहली चीज़ है जी, बड चियारी या क्यारी सिंड्रोम। अच्छा, अब ये क्या होता है? ये वो कंडीशन है जिसके अंदर हिपैटिक वेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? अब वो हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, इट काजेज हेपेटोमेगैली, ठीक है। और क्या होगा? साइटीज़ हो जाएगा। और क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा। पेशेंट इन 3 चीज़ों के साथ प्रेजेंट करेगा। वजह क्या होती है ऑब्स्ट्रक्शन की? थ्रोम्बस आ गया है कोई। आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि पता नहीं क्यों क्लूजन करा दिए, ठीक है। ये मोस्टली उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिनके अंदर माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स चल रहे हों। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स लाइक पोलीसाइथीमिया वेरा का पेशेंट है, ठीक है। हाइपर
कोआगुलेबल स्टेट आ गई है जिसके अंदर, ठीक है। अब दूसरी कॉज क्या है जो हेपेटिक वेसल्स की एनोमली कॉज कर सकती है, वो है कार्डियक सिरोसिस। तीसरी चीज़ है, ये रेयर है, आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी इसे, ओस्लर वेबर रैंडू सिंड्रोम। इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। अच्छा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, हाँ ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, जो मुझे अभी याद पड़ रहा है, स्किन में म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, स्किन्स के अंदर, जीआई ट्रैक, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, लंग्स के अंदर, लीवर के अंदर और ब्रेन के अंदर, जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स जहाँ पे प्रेजेंट होगी, स्किन में, जीआई ट्रैक में, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, लंग्स, लीवर और मेम्ब्रेन, ठीक है, इन सारी जगह पे इसमें जो वेसल्स की डेवलपमेंट है ना, वो एबनॉर्मल होगी। कौन सी डिजीज़ है ये? ओस्लर वेबर रैंडो सिंड्रोम। ओस्लर वेबर OWR सिंड्रोम, ओस्लर वेबर रैंडो सिंड्रोम। यानी कि पूरी बॉडी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में, स्किन, जीआई, जेनिटो यूरिनरी, लंग्स, लीवर, ब्रेन, इनकी जो वेसल्स की डेवलपमेंट है ना, वो अबनॉर्मल होगी, ठीक है। और ये पेशेंट किस लिए आते हैं? ये पेशेंट आते हैं कि भाई इनके नाक से खून निकल रहा होता है, ठीक है। अगर हमें नोज़ ब्लीड की कोई और कॉज नहीं मिल रही तो हम लोग ये सस्पेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद और कौन सी कॉज है जो कॉज कर सकती है लीवर सिरोसिस को, ठीक है, वो है क्रिप्टोजेनिक। ये वो क्रिप्टो नहीं है जिसके अंदर मेरा बड़ा नुकसान हुआ है, ये है क्रिप्टोजेनिक। उस्मान, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा मैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें हमें कॉज ही नहीं मिली थी। अच्छा, अगर आपको कोई कॉज नहीं ना मिल रही तो समझ लें ये क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस है। ये इतनी कॉज, 1 2 3 4, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17 कॉजेज़ में से अगर आपको कोई कॉज नहीं मिल रही तो समझ लें आपका पेशेंट इज़ अ क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस का पेशेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं, ठीक है। कितने मिनट की होगी वीडियो? हाँ, आधे घंटे की होगी। चलें, अब हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी को। पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, अब पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसीजर है जो लीवर के साथ हो रहा है। इरिवर्सिबल, डिफ्यूज़। अब हो क्या रहा है? फाइब्रोसिस हो रही है। अच्छा, अब फाइब्रोसिस को भी एक्सप्लेन करता है ये यहाँ पे। फाइब्रोसिस क्या होती है? फाइब्रोसिस होती है, एक चीज़ होती है फाइब्रोब्लास्ट्स, ठीक है। इनकी अगर प्रोलिफरेशन हो जाए या ये डिपॉजिट हो जाए किसी जगह पे, ठीक है, किसी जगह पे, मिसाल के तौर पे कोलेजन के अंदर, इन टिश्यूज़, कोलेजन इन टिश्यूज़, तो इसे हम कहेंगे फाइब्रोसिस। ये होती कब है? ये तब होगी जब एक जगह पे रिपेयर ज़रूरत है। अब मिसाल के तौर पे जैसे ही आपके घर की दीवार का एक कमरे की, आपके कमरे की दीवार की दरमियान से अगर 20-25 ईंटें गिर जाएं या निकल जाएं, उसको आपने रिपेयर करना है। तो आप लोग कह रहे हैं कि ये बार बार निकल रहा है, इसे रिपेयर करना है किसी तरह। आप चूने के साथ, सीमेंट से नहीं, चूने के साथ रिपेयर करते हैं। तो आप वो चूना लगा के जब रिपेयर करेंगे ना उसे, तो उस रिपेयरिंग के प्रोसीजर को समझ लें यहाँ पे कह रहे हैं फाइब्रोसिस। अच्छा, अब इंजरी हो रही है लीवर के हेपेटोसाइट्स की,
अब उन्हें रिपेयर करना है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या आके लग रहा है, चूना लग रहा है, ठीक है। आपने ईंटों की जो ईंटों की जहाँ से पहले ईंटें ली थी वो जगह भी चेंज कर दी है, अब आपने सीमेंट की जगह चूना लगाना है, ठीक है। अब होगा क्या, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है या इंजरी हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है या इंजरी हुई है, या एक जगह पे नेक्रोसिस हुई है, ठीक है, वहाँ पे रिपेयरिंग करनी है। वहाँ पे भाईजान ये आ जाएगा ठेकेदार, फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे। ये कहेंगे भाईजान हमारे ऊपर काम छोड़ दें, आप लोग सो जाएं। ये गवर्नमेंट के ठेकेदार हैं, इन्होंने आके ऐसा काम करना है कि बस आइंदा आप लोग देख सकेंगे आसपास कि होगा क्या, ठीक है। ये फाइब्रोब्लास्ट आके वहाँ पे प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है, और डिपॉजिट हो जाते हैं कोलेजन के अंदर। अब इसकी हम लोग चलते हैं डिटेल के अंदर। ये तो हो गई है ना फाइब्रोसिस। ये इसकी पैथोजेनेसिस ना मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो ये है कि जो डिफरेंट लीवर सेल्स है ना, लीवर सेल्स डिफरेंट, कहाँ गया, जो डिफरेंट लीवर सेल्स है ना, ये मैं बताता हूँ आपको, और साइटोकाइंस जो हैं, ये दोनों मिलके एक्टिवेट कर देते हैं फाइब्रोसिस को, एक्टिवेट फाइब्रोसिस। अच्छा, पेशेंट आया है, ये 17 टाइप्स जो हमने किए हैं ना, इनमें से किसी एक के साथ लीवर की इंजरी हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, या पैथोटॉक्सिक सब्सटेंस ले रहा है, या उसे कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसके साथ आया है। तो अब ये लीवर सेल्स और साइटोकाइंस क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने ना एक्टिवेट कर देना है फाइब्रोसिस को, ठीक है, और साथ प्रोग्रेस करती रहती हैं ये फाइब्रोसिस को। ये जो साइटोकाइन है ना, ये बहुत बड़ा कल्प्रिट है। इसका मेन रोल होता है इसके अंदर, ये सेंट्रल एलिमेंट कह लें जिसने डेवलप करवानी है फाइब्रोसिस को। ये लीवर के अंदर ना स्टेलेट सेल्स होते हैं, स्टेलेट सेल्स, लीवर के हेपेटिक स्टेलेट सेल्स होते हैं, ये इन्हें एक्टिवेट करता है साइटोकाइन, ये ना इन्हें एक्टिवेट करता है, ठीक है, इन्हें एक्टिवेट करेगा, ये आगे जाके डिवेल्प फाइब्रोसिस, ठीक है। इसके बाद 3 मैकानिज़म है जो वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं कि ये 3 मैकानिज़म हैं जिनकी वजह से लीवर सिरोसिस होती है। पहला मैकानिज़म, अब ये ऑथेंटिक बातें, वो तो ऊपर बातें हैं ना जो मतलब कि समझी जाती हैं। अब ये 3 मैकानिज़म है जिनके ऊपर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्टडीज़ करने वाले लोगों ने मुतफ़िका कहा हुआ है कि ये 3 मैकानिज़म है जो लीवर सिरोसिस कॉज करते हैं, ये मेन है, ठीक है। व्हाट आर दी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लीवर सिरोसिस, तो ये 3 मैकानिज़म आपने बताने हैं। व्हाट आर द मैकानिज़म अगर पूछा जाए तो आपने ये 3 मैकानिज़म बताने। पहला मैकानिज़म है जी डीजनरेशन हो गई है और साथ नेक्रोसिस हो गई है, ठीक है। किस चीज़ की, लीवर के अंदर बैठे हुए हैं हम लोग, लीवर की हेपेटोसाइट्स की, लीवर की ईंटों की डीजनरेशन और नेक्रोसिस हो गई है। दूसरी चीज़ है, इसे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है फाइब्रोटिक टिश्यू, ये आया ना ठेकेदार, फाइब्रोटिक टिश्यू एंड रीजेनरेटिव, ये क्या बन गया, रेटिव नोड्यूल्स। इसने जो आके सामान लगाया है ना वहाँ पे, जो आपने दीवार तोड़ी हुई थी, रिप्लेस दी लीवर पैरेन्काइमा, इसने जो अपनी कारस्तानी दिखाई है ना, वो कॉज है जी लीवर सिरोसिस की। अच्छा, तीसरी चीज़ है, आपने भाईजान रिपेयर कराया है, अब आप खुद ही कह रहे हैं यार टूटता है टूट जाए, इस कमरे को टीवी लाउंज के साथ अटैच कर देते हैं। लीवर आप ही दिल छोड़ गए हैं, यानी मिसाल के तौर पे लीवर खुद ही अपना फंक्शन छोड़ गया है, लीवर लॉस इट्स फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी डिटेल कर लेते हैं। डीजनरेशन एंड अच्छा, डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं कफर सेल्स, ठीक है, ये हैं जालम के बच्चे, इनकी एक्टिवेशन हो जाती है,
ये एक्टिवेट हो जाएंगे। नज़र आ रहा है आप लोगों को, कम्फर सेल्स की एक्टिवेशन हो जाएगी। इनका काम है हिपैटोसाइट्स को डिस्ट्रक्ट करना। एक्टिवेशन लीड्स टू, ये करते हैं डिस्ट्रक्ट हिपैटोसाइट्स, ठीक है। और इनका काम क्या है, अभी मैंने आप लोगों को एक और सेल्स बताए थे लीवर के, हिपैटिक स्टेलेट सेल्स, इनको एक्टिवेट करवा देता है ये। अच्छा, ये एक्टिवेट होगा, क्या कराएगा, ये ठेकेदार को बुला लेगा। ठेकेदार आके क्या करेगा, ये इन्फ्लेमेशन कराएगा, पहले आके ख़ुद मसला क्रिएट करेगा, फिर ठेकेदार आके जनाब जी फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मैकेनिज़्म है जी फाइब्रोटिक टिश्यू एंड रीजेनरेटिव नोड्यूल्स। ये मैकेनिज़्म हम लोग देख रहे हैं। फाइब्रोटिक टिश्यू एंड रीजेनरेटिव नोड्यूल्स रिप्लेस द लिवर पेरेन्काइमा। अब इसके अंदर होता क्या है, अब हिपैटोसाइट्स, कलर चेंज कर लें, ये ना अच्छा कलर, ये वो नहीं है, डार्क नहीं है थोड़ा सा। अच्छा, अब होता क्या है, हिपैटोसाइट्स डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं, इसीलिए तो फाइब्रोटिक टिश्यू आया ना वहाँ पे। इनकी डिस्ट्रक्शन ने ना रिपेयरिंग का काम शुरू करवा देना है, ठीक है। अब जहाँ पे रिपेयरिंग होगी वहाँ पे फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस हो रही है, ठीक है। ये फाइब्रोसिस ना इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना कि एक्सेस फॉर्म में वहाँ पे फाइब्रोटिक टिश्यू कोमुलेट हो जाएगा। तो वो जो कोमुलेट होगा ना फाइब्रोटिक टिश्यू, वो कोमुलेट होगा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। समझिए लीवर को सपोर्ट कर रहा है कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, वहाँ पे कोमुलेट हो जाएगा। अब वहाँ पे ज़्यादा कोमुलेट होने की वजह से नोड्यूल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, नोड्यूल्स, उन नोड्यूल्स की एबिलिटी होगी कि वो रीजनरेटिव होंगे, रीजनरेटिव नोड्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। अब इनका काम क्या होगा, ये नोड्यूल्स, ये समझ लें जगह बिठा दिए हैं वहाँ पे कि कोई और बंदा आके काम ना करे। ये नोड्यूल्स क्या करेंगे, जो हिपैटिक साइनोसाइड्स हैं ना, हिपैटिक साइनोसाइड्स यानी कि ब्लड वेसल्स जो हैं ना लीवर के अंदर, उनको कंप्रेस करेंगे। हिपैटिक साइनोसाइड्स की कंप्रेशन होगी, और इसके अलावा जो विन्यूल्स होंगी ना, उनकी भी कंप्रेशन होगी। एक तो जो ब्लड वेसल्स लेके आ रहे हैं ना, एक तो वेंस जो लेके जा रही हैं, इन दोनों की ना कंप्रेशन होगी। अच्छा, इन दोनों की कंप्रेशन से हमें क्या लेना देना है, ये दोनों कंप्रेस होंगे, कंप्रेशन से पोर्टल जो वेन है ना, उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आप ख़ुद सोचें कि आप पाइप को आगे से दबाएं, पीछे से प्रेशर बढ़ता है कि नहीं, पीछे से प्रेशर बढ़ता है, आपको फोर्स महसूस होती है। जब आप पानी छिड़का रहे होते हैं किसी जगह पे, तो आपको फोर्स महसूस होती है अपने अंगूठे के ऊपर, ठीक है। इसी तरह पोर्टल वेन का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके इंक्रीज़ होने से हमें क्या लेना देना है, वो कॉज करेगा जो साइनोसाइडल्स है ना, इंट्रासाइनो, अब वो पाइप के अंदर जो मैं कह रहा हूँ कि पाइप के अंदर जो प्रेशर है ना वो इंक्रीज़ होगा, इंट्रासाइनोसाइडल हाइपरटेंशन हो जाएगी। अच्छा, अब ये हाइपरटेंशन होने की वजह से साइनोसाइड्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, इनका फंक्शन कम हो जाएगा। ये जो फंक्शनल होंगे ना, ये कम हो जाएंगे, डिक्रीज फंक्शनल साइनोसाइड्स, ठीक है, डैमेज होना शुरू हो गए हैं अंदर से। अब तीसरा फंक्शन, जो तीसरा मैकेनिज़्म था हमारा लीवर इंजरी का, वो था लीवर लॉस इट्स फंक्शन। अच्छा, पहला लीवर का फंक्शन, हमें लीवर के फंक्शन समझने चाहिए कि लीवर के कितने फंक्शन हैं। एक तो लीवर डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, उसके अलावा लीवर के अंदर मेडिसिन आती हैं, वो मेडिसिन को मैकेनिज़्म उनका स्टार्ट कर देता है। उसके बाद ग्लाइकोजन स्टोरेज करता है, उसके बाद अमोनिया यूरिया का मैकेनिज़्म है, उसके बाद फैट्स का मैकेनिज़्म है जो वो ये लीवर करता है, ठीक है। अब लीवर का फंक्शन क्या है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, वो है
अच्छा, आप लोगों ने विंडो पर सुना है कि विंडो क्या होती है? एक कमरे के अंदर विंडो है जो दूसरे कमरे के साथ अटैच करती है, ठीक है। इस लीवर फंक्शन कैसे लॉस करता है? जो लीवर के साइनोसाइड्स होते हैं ना, उनके जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, इनके दरमियान होती हैं फेनेस्ट्रेशंस, ठीक है। अब ये जो एबिलिटी होती है ना लीवर की, ये फेनेस्ट्रेशंस फॉर्म करता है, ठीक है, एक किसी प्रोसेस के ज़रिए से, जो एंडोथीलियल सेल्स है ना। अब ये जो एबिलिटी है ना, ये जो फेनेस्ट्रेशंस को बनाने की एबिलिटी है, वो लीवर लॉस कर देता है। अब उसको लॉस होने की वजह से क्या होता है, साइनोसाइडल कैपिलराइजेशन जो प्रोसीजर है ना, साइनोसाइडल कैपिलराइजेशन, ठीक है। इस मतलब कि जो एंडोथीलियल सेल्स हैं ना साइनोसाइड्स के, उनके दरमियान जो फेनेस्ट्रेशन है, उनको बनाने की जो एबिलिटी है ना, वो लॉस हो चुकी है। अब साइनोसाइडल, इसे कहते हैं साइनोसाइडल कैपिलराइजेशन। अच्छा, अब ये प्रोसीजर हो गया है ना, तो इसके बाद क्या होगा, फेनेस्ट्रेशन की एबिलिटी लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ फेनेस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। अच्छा, फेनेस्ट्रेशन ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं आप लोगों को सही तरह समझा नहीं पाया, मुझे 1 मिनट दें, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। हाँ, ये जो आर्किटेक्ट के अंदर जो विंडोज़ और जो डिज़ाइन के अंदर कैविटीज़ छोड़ी जाती हैं ना, इसे कहते हैं फेनेस्ट्रेशन। अब ये साइनोसाइडल कैपिलराइजेशन जब हो जाएगी ना, यानी कि फेनेस्ट्रेशन जो होगी उसकी एबिलिटी लॉस हो जाएगी, एंडोथीलियल सेल्स, अब ये देखें, खिड़कियाँ नहीं हैं बीच के अंदर, समझ रहे हैं? उसकी वजह से क्या होगा कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, ये ओवरलैप देख रहे हैं ना आप। इससे क्या होगा, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जब स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगी तो होगा क्या, यहाँ से कोई चीज़ इधर पास नहीं कर सकेगी, ठीक है। अब यहाँ से कोई चीज़ पास नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है कि एक्सचेंज मैकेनिज़्म लीवर का जो है वो डिसरप्ट हो गया, एक्सचेंज डिसरप्ट हो गई है या डिस्टर्ब हो गई है। उससे क्या होगा, जो लीवर का फंक्शन है ना, यानी कि जो लीवर एंडोथीलियल सेल्स के अंदर जो सब्सटेंसेस आ रहे हैं लीवर के हेपेटोसाइट्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जा ही नहीं सकेंगे। तो फंक्शन क्या होगा ट्रांसपोर्ट वाला लीवर का, लॉस ऑफ लीवर नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब, बल्कि लॉस ही होगा, डिस्टर्ब है मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं, लॉस हो जाएगा। 2 फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, एक है एक्सोक्राइन जो ये, और दूसरा मेटाबॉलिक जो मैंने आप लोगों को अभी बता दी। अच्छा, ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। मेरे ख्याल से आप लोगों को इससे बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए, 3 मैकेनिज़्म जो मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब लीवर सिरोसिस का पेशेंट ना कैसे प्रेजेंट करेगा, आगे गेम शुरू हो रही है प्रेजेंटेशन की, कि पेशेंट कैसे आएगा आपके पास, ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी। अच्छा, ये जो अर्ली केसेस के अंदर पेशेंट होता है ना, पेशेंट खुद ही उसकी बॉडी कोशिश कर रही होती है कि मैं ये इन मैकेनिज़्म को खुद ही ओवरलुक कर लूँ, मैं खुद ही काउंटर एक्टर जो मैकेनिज़्म होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं, और पेशेंट खुद ही मतलब कि बॉडी खुद ही रिस्पॉन्ड कर रही होती है। अच्छा, जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं आ रहे होते पेशेंट को, ठीक है, सिरोसिस होती है अंदर लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे होते पेशेंट को, इस कंडीशन को, यानी कि मिसाल के तौर पे पेशेंट, जब तक पेशेंट का लीवर खुद ही अपनी जंग लड़ रहा है ना, आपको कोई सिम्टम्स दिए बगैर, यानी जोंडस नहीं है, प्रूराइटिस नहीं है, इचिंग वगैरह, उसके अलावा आपको हेपेटोमेगैली स्प्लेनोमेगैली नहीं मिल रही, उसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं मिल रही, वेरिसीज नहीं मिल रहे आपको, मतलब कि लीवर खुद ही अपनी जंग लड़ रहा है, इस कंडीशन को कहते हैं कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस। लेट मी चेक, हाँ, कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस, इस कंडीशन को कहते हैं। इसके अंदर हमें पेशेंट एसिम्टोमेटिक मिलता है, ठीक है। एसिम्टोमेटिक कैसे मिलेगा, एसिम्टोमेटिक हमें पेशेंट को जो टोमेटिक जोंडस है ना वो नहीं मिलेगा पेशेंट को, पेशेंट की साइटीज़ नहीं डेवलप हुई होगी अभी तक, ठीक है। अपर जीआई ब्लीड नहीं हो रही होगी, वेरिसियल ब्लीडिंग नहीं हो रही होगी, ठीक है।
उसके बाद लीवर इनलार्जमेंट नहीं हुई होगी, ठीक है। ये होते हैं सिरोसिस के क्लिनिकल फीचर्स। ये सिम्टोमेटिक पेशेंट के अंदर हमें ये नहीं मिलेंगे, नहीं होंगे, ठीक है। क्रॉस इसलिए लगा दिया। इस कंडीशन को कहते हैं कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस। अच्छा, अब जैसे ही पेशेंट अब डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है, डिजीज़ प्रोग्रेसिस, ठीक है, अब क्या होगा, पेशेंट ना थकना शुरू हो जाएगा। ये कोर्स मैं बता रहा हूँ कि किस तरह पेशेंट को प्रेजेंटेशन होगी। पहले तो जिगर खुद जंग लड़ रहा है, ठीक है, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे भूल गया, हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग। पहले जिगर खुद अपनी जंग लड़ रहा है, ठीक है, सिरोसिस के अगेंस्ट, उन पॉजिटिव एजेंट्स के अगेंस्ट, उन इटियोलॉजी के अगेंस्ट जो 17 हमने रीड की हैं। अब जिगर ना थक गया है। अब ये समझ लें कि 2 बच्चे USMLE करके बाहर चले गए हैं, एक प्लैब करके बाहर चला गया, जो यहाँ पे है ना वो सारा दिन PUBG खेल रहा है। अब जो अब्बा जी हैं ना आपके, वो थक गए हैं, सॉरी यार मैं बहुत ज़्यादा लेम टर्म यूज़ कर लिया। अब जो बुज़ुर्ग है ना घर का, वो थक गया है काम कर करके, और बच्चे उसको कॉल्स नहीं कर रहे, उसको सपोर्ट नहीं मिल रही, यहाँ वाला PUBG वाला है, PUBG में घुसा हुआ है। अच्छा, अब वो बुज़ुर्ग को होना शुरू, यानी बुज़ुर्ग है हमारा लीवर, उससे वो ना थकना शुरू हो गया, उससे हो गई है फटीग। अब उसकी जान ना कमज़ोर होना शुरू हो गई है, उससे वेट लॉस होना शुरू हो गया। आपने देखा है कि बाबा जी का ना अब एब्डोमिनल पेट फूलना शुरू हो गया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना शुरू हो गई है, ठीक है। ये बात करने का मकसद ये था कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखा करें। आप लोग बाहर जाके उन्हें सिर्फ कॉल कर लेते हैं वीकली, या जब आपको ज़रूरत हुई, दिल किया या उन्होंने कॉल की, तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखा करें। जो टांगें आपने अपने अब आपकी खुद दबानी है, वो किसी मुलाजिम से दबवाएं, वो मुलाजिम का थोड़ी कोई सवाब है, वो नीयत से दबाएगा ही नहीं, वो तो अपनी तनख्वाह पूरी करेगा। अच्छा, कहाँ से कहाँ बात निकल गई। अच्छा, अब पेशेंट, अब मतलब कि लीवर, अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, फटीग के साथ, वेट लॉस होगा लेकिन एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ, और उसे कौन सी फीचर्स नज़र आएंगे, स्पाइडर, एनजीओ, मेटा। ये मैं आगे जाके आपको डिस्कस करूँगा कि होता क्या है। इसके बाद इसके बाद जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा ना, उसके बाद जो कंडीशन होगी, उस कंडीशन को कहते हैं डीकम्पेंसेटेड। अब वो अपनी हिम्मत ही हार गया, ठीक है। इसके बाद पेशेंट का जो लीवर होगा वो हो जाएगा डीकम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट कैसे अब अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अब पेशेंट आपके पास प्रेजेंटेशन क्या लेकर आया है, ब्लीडिंग, अपर GI ब्लीडिंग, ब्लडी वोमिटस कर रहा है, ब्लीडिंग कर रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग वेरिसिस है उसको, ठीक है। आपने उसके एब्डोमेन चेक किया, एब्डोमेन के अंदर साइटीज़ आपको मिल गई है, साइटीज़ डेवलप हो गई हैं। अब आपने, पेशेंट ने सारी ज़िंदगी कोई शिकवा नहीं किया आपसे, बाबा जी ने ना अपनी बहू को भी 1000 गालियाँ दे दी हैं, आपको भी गालियाँ दे दी हैं, इनाप शनाप बातें करना शुरू कर दी हैं, इंसेफलोपैथी यानी कि डेवलप हो गई है पेशेंट को, और पेशेंट को जॉन्डस के जो साइंस है ना वो मिलना शुरू हो गए। अब आपके सामने पेशेंट अगर इस तरह, मतलब कि इतने केसेस आते हैं, वेरिसिस के साथ पेशेंट आते हैं, साइटिस डेवलप हुई होती है, एनसेफलोपैथी डेवलप हुई होती है, जॉन्डस, ये चारों साइंस आपको मिल रहे होते हैं सामने, देख के पता चलता है कि पेशेंट इज़ अ केस ऑफ डीकम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस, ठीक है। इसके साथ अगर पेशेंट अगर आ जाए तो समझ लें आप पेशेंट को लीवर सिरोसिस, अब पेशेंट रिकवर नहीं कर सकता। अब पेशेंट का जो जो सारी फंक्शनल, जो सारे मैकेनिज़म्स हैं ना उसके प्रोटेक्टिव लीवर के, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, तीनों मैकेनिज़्म एक्सरबेट कर चुके हैं। इसके अलावा पेशेंट में कंप्लेन ऑफ एनोरेक्सिया, भाईजान भूख नहीं लग रही, ठीक है। पेशेंट मलेज के साथ आ सकता है कि भाईजान हर वक्त अनईजी सा रहेगा, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी। अब घर का बुजुर्ग बैठा है 60 साल का, ठीक है, उसे बेचैनी, कभी उठ के इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर। बहू कह रही है भाई बाबे ने पता नहीं की हो गया, बाबे ने पता नहीं वहाँ पे पंजाबी पेशेंट्स आते हैं, दुबई काम किया होता है, सऊदी अरब काम किया होता है, या पाकिस्तान में काम किया होता है, ठीक है, आते हैं कहते बाबे को पता नहीं की बेचैनी लगी हुई है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। ये इस तरह आके कहते हैं कि यार बाबा जी को पता नहीं की हो गया, मैंने गालां ही कड्ढी जा रहे, सारी जिंदगी मेरे ना कहते कोई गल नहीं की, अज मैंने गालां ही कड्ढी जाते, मेरी बेगम ने गालां कड्ढियां, मेरे
हमने एक हिस्ट्री ली पेशेंट की, कहता यार बाबा बहुत गालां काटदा मैनू, अगे कदी नहीं कढ़ियां, बाबे ने गाला, वो रोने लग गया पेशेंट का जो अटेंडेंट था ना बेटा बाबा जी का। हमने कहा क्यों बाबा जी गालियां निकालते हैं? बाबा जी बस बोलने लगे थे, पुत्र ने पकड़ के हाथ दबा दिया कि ये कहीं डॉक्टरों को ना शुरू हो जाए। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो हो गए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अब हम स्पेसिफिक फ़ीचर्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा सा फ़न भी कर लिया है, हालांकि करना नहीं चाहिए, ये एक डिजीज़ है, बहुत बुरा मतलब कंडीशन होती है इसके अंदर, हेपेटाइटिस बी सी डी, और वो जो सारी टियोलॉजी हमने की है उसकी वजह से कोई ना कोई पॉजिटिव फैक्टर होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमें स्किन के ऊपर क्या क्या मिलेगा। पानी पी लो 1 मिनट, मैंने जो शानदार डाल के रखा है। अच्छा जी, अब हमने पेशेंट को एक्सपोजर कर लिया है। ठीक है, अब हमने पेशेंट की एक्सपोज कौन सी पार्ट करने हैं जहाँ पे धूप पड़ रही है, यानी कि शर्ट उतरवा ली है बाबा जी के। हमें स्किन पे क्या मिलेगा? डर्मल फीचर्स। अच्छा जी, ये ब्लू कलर, ग्रीन कलर नहीं है, यहाँ पे हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं अब। ठीक है, एक तो प्रूराइटस मिलेगा। प्रूराइटस क्या होता है मैं बताता हूँ। दूसरा, हमें जोंडस के साइन मिलेंगे, यानी येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन पड़ी होगी। तीसरी चीज़ जो हमें मिलेगी वो है स्पाइडर एंजियोमेटा, जो मैंने ऊपर लिखा है। अच्छा, ये अच्छा कलर है यार, ग्रीन कलर, स्पाइडर एंजियोमेटा। स्किन के ऊपर और हमें क्या फीचर मिलेगा मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कैपेट मेडुसी, चौथी चीज़ कैपेट मेडुसी। पांचवी चीज़ जो हमें मिलेगी वो है, ये कहाँ जा रहा है, पाल्मर एरिथीमा। सिक्स्थ हमें क्या मिलेगा? क्रोनिक कंडीशन है, फाइब्रोसिस हो रही है, नेल क्लबिंग मिलेगी बाबा जी को। ठीक है, इसमें ग्रेडिंग ऑफ नेल्स भी करनी होती है। अगर आपके पास लॉन्ग केस आ जाता है ना, आपने नेल क्लबिंग के ग्रेड्स भी देखने होते हैं कि कितनी पुरानी कंडीशन है। पटीकी एंड परपरास, ये मिलेंगे हमें उसकी स्किन के ऊपर। ठीक है, और उसके अलावा बज़ाहिर देखने में स्किन ड्राई होगी, ड्राई एंड एट्रोफिक। या अल्लाह। और नेल्स जब देखेंगे ना तो देखेंगे पेशेंट के नेल्स ना वाइट हुए होंगे, वाइट नेल्स मिलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है, ये तो हो गई जनरल अपीयरेंस के अंदर हमने पेशेंट के देख ली। अच्छा, पहले मैं इन्हें डिस्कस करता चलूँ। प्रूराइटस क्या होता है? प्रूराइटस इचीनेस की सेंसेशन होती है, जिसके साइंस भी मिलेंगे। पेशेंट ना खारिश करेगा, खारिश इतनी सेवर करेगा कि उसके खारिश के ना आपको बाजुओं के ऊपर, जहाँ पे धूप, जिन एरियाज़ पे धूप पड़ रही है वहाँ पे ना उससे खारिश होगी। ठीक है, उसके बाद जोंडस के यानी कि येलो डिस्कलरेशन स्किन की, म्यूकस मेम्ब्रेन की, स्क्लेरा की मिलेगी। बिलिरुबिन, चूँकि लीवर का मैकेनिज्म होता है कि इसने बिलिरुबिन फॉर्मेशन करनी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है ना, उसका मैकेनिज्म जैसे ही ख़राब होगा तो वो डिसरप्ट हो जाएगा बिलिरुबिन का मैकेनिज्म, तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, विच लीड्स टू जोंडस। अब स्पाइडर एंजियोमेटा क्या होता है? जिस तरह मैंने एक पत्ता बनाया था ना, जिसमें मेन एक स्टेम होती है, जिसमें से आगे, यार ये इसको डिलीट करें। अच्छा, मैंने एक पत्ता बनाया था। ठीक है, ये पत्ता बनाया था। ठीक है, इसमें से ये निकली, ये निकली, ये निकली। ठीक है, जो उसको पेरन कायमा को सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह एक सेंट्रल आर्टरियोल होती है रेड कलर की, जिसकी, ये रेड से बनाना चाहिए था, ये देखें, जिसकी वेरियस एक्सटेंशंस होती हैं। एक आर्टरियोल है मेन। ठीक है, उसकी एक्सटेंशंस होंगी बरीक बरीक, ये देखें, समझ रहे हैं ना आप? इस अपीयरेंस को हम कहेंगे स्पाइडर एंजियोमेटा। ये कहाँ
ईयर लोब्यूल्स में भी हो सकता है, ये भी सन एक्सपोज स्किन में होगा, ठीक है, बाजुओं पे हो सकता है, अपर चेस्ट में हो सकता है। उसके बाद है कैपेट मेडुसी, ये साइन है पोर्टल हाइपरटेंशन का। इट्स ए साइन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, हमें जो अम्बलाइकस है ना, उसके इर्द गिर्द जो पैरा अम्बलाइकल वेन्स है उनकी इनगोर्जमेंट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद पाल्मर एरिथीमा क्या होता है, जो पाल्मर सरफेस होगी ना उस पर हमें रेडनेस मिलेगी। क्यों रेडनेस होती है, जो कैपिलरीज होती है ना उनकी वेजोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है, इस वजह से वो हमें वहाँ पे रेडनेस मिलती है। उसके बाद नेल क्लबिंग होगी, ठीक है, पटीकी एंड परपुरास, ड्राई स्किन एंड एट्रोफी एंड ड्राई स्किन होगी। अच्छा, एब्डोमेन में हमें क्या फीचर्स मिलेंगे, एब्डोमिनल फीचर्स, आपने सबसे पहले एब्डोमेन की एग्जामिनेशन करनी है, एक्सपोजर कर लिया, ठीक है। नोजिया प्लस वोमिटिंग, या एक हो सकता है, वोमिटिंग होगी तो ब्लडी वोमिटस भी हो सकता है, या वैसे भी उसे फुलनेस हो सकती है, ठीक है। हिपैटोमेगैली, जहाँ से वीडियो काम की शुरू होती है वहाँ पे आगे मेरा गला बस हो जाता है, ठीक है। और पेशेंट शायद आपसे कहे भाई क्या हो गया इसे, राइट अपर क्वाड्रेंट में वो कहे कि जी दर्द है मुझे, जहाँ पे लीवर की एक्सटेंशन आ रही होती है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है, डल पेन होगी। उसके बाद आपको एब्डोमेन की एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगा, पेल्पेशन पे स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। और एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगी तो असाइटीज़ मिलेगी, शिफ्टिंग डलनेस मिलेगी। उसके बाद हार्मोनल डिसऑर्डर्स क्या होंगे, गूगल इस दफ़ा अच्छे चैप्टर्स बना देना, हार्मोनल डिसऑर्डर्स ड्यू टू सिरोसिस, ठीक है। हाइपर एस्ट्रोजनिज्म हो जाएगा, ईस्ट्रोजन का जो लेवल है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मर्दों के अंदर अगर देखा है ना हमने 2:1 है, मैन के अंदर सिरोसिस ज़्यादा होती है। मैन के अंदर अगर ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाता है तो किस तरह प्रेजेंटेशन होगी, गायनेकोमास्टिया। ये डिफरेंट ड्रग्स भी करती है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी करते हैं, सेमेटिडीन वगैरह ना, सिट्रीजीन वगैरह मेरे ख्याल से ये भी करती हैं। गायनेकोमास्टिया होगा। उसके बाद लिबिडो लॉस हो जाएगा, सेक्स डिज़ायर पेशेंट की ना कम हो जाएगी, हाइपोगोनेडिज्म या हाइपोएंड्रोजिनिज्म, टेस्टिस की एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है, सेक्स ड्राइव कम हो जाएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा पेशेंट को, या इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हाइपर ईस्ट्रोजिनिज्म के साथ मर्द को और क्या साइंस आएंगे, और क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, पेशेंट की बॉडी से ना बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, डिक्रीज बॉडी हेयर, सुनील शेट्टी या सनी देओल था वो, अब वो अक्षय कुमार हो गया, ठीक है। लॉस ऑफ चेस्ट हेयर। और उसके अलावा क्या होगा, जो प्यूबिक हेयर्स होंगे ना, प्यूबिक हेयर ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं पता, कि जो मेल्स के अंदर प्यूबिक हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना वो फीमेल लाइक हो जाएगी, फीमेल्स के जैसे होते हैं वैसे हो जाएंगे, ठीक है। अब वुमेन्स के अंदर क्या होगा, ये मेल के अंदर हो गया इन मेल्स, ठीक है। फीमेल के अंदर हाइपर एंड्रोजिनिज्म क्या कॉज करेगी, हाइपर एंड्रोजिनिज्म फीमेल्स के अंदर एमनोरिया कर देगी, ठीक है। उसके बाद पेशेंट की और क्या फाइंडिंग्स हो सकती हैं, अदर फाइंडिंग्स ऑफ सिरोटिक पेशेंट, क्लिनिकल फीचर और क्या हो सकते हैं, आपने ना पेशेंट के मुंह के पास थोड़ा सा मुंह किया, ठीक है, आपको बड़ी बुरी स्मेल आई है, ठीक है, इतनी गंदी स्मेल आई है, थोड़ी सी स्वीट महसूस होगी,
लेकिन होगी बड़ी बुरी उसकी ब्रेथ, बैड ब्रेथ, ठीक है, थोड़ा सा स्वीट टच होगा उसका, ठीक है, पंजेंट होगी। उसके बाद इस कंडीशन को कहते हैं फिटोर हिपैटिकस, फिटोर हिपैटिकस, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है बहुत ही माइनर से ट्रेमर्स के साथ, ठीक है। हैंड्स को एक्सटेंड करेंगे और आर्म को आउटस्ट्रेच करेंगे ना जब, और रिस्ट को एक्सटेंड करेंगे, तब हमें मतलब कि वो हमें नज़र आएंगे ट्रेमर्स, ठीक है। पेशेंट इस तरह, मैं अभी राइट नाउ आई एम डूइंग द वे जैसे पेशेंट कर रहा होता है। अच्छा, फिटोर हिपैटिकस ना सल्फाइड, डाई मिथाइल सल्फाइड की वजह से एक ये बन जाता है, इसकी वजह से पेशेंट फिटोर हिपैटिकस के साथ होता है। अच्छा, और इसके अलावा पेशेंट के अंदर क्या फाइंडिंग हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्चर, डी यू इसे कैसे पढ़ते हैं, डुपीट्रियन, डुपीट्रियन कॉन्ट्रैक्चर्स के साथ आएगा। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये ये भी हैंड्स के कॉन्ट्रैक्चर होते हैं, जिसके अंदर जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है ना, उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये अपनी राइट हैंड की लिटिल फिंगर और जो फोर्थ फिंगर है ना, रिंग फिंगर, उसको आप पकड़ के इस तरह अंदर की तरफ, पाम की तरफ करें, ठीक है। आपको कॉन्ट्रैक्चर यहाँ पे जो मसल फील होगा ना, कॉन्ट्रैक्चर फील होगा, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, फाइब्रोप्लास्टिक चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद एडिमा मिलेगा हमें पेशेंट के अंदर, पेरिफेरल एडिमा। इतनी बड़ी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बाद भी अगर ना हो, तो सिरोसिस का पेशेंट डायग्नोज ना हो, तो आप लोगों ने समझ लेना कि आपने मेरा पूरा लेक्चर नहीं देखा, ठीक है। उसके बाद हम डायग्नोज कैसे करेंगे। अच्छा जी, ये इतना स्लो में चल रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग वीडियो को फास्ट करके देख लिया करें। डायग्नोस्टिक्स, अच्छा डायग्नोज कैसे करना है। डायग्नोसिस के अंदर ना सबसे पहले अभी हम चलते हैं तेजी से, लीवर की केमिस्ट्री करवानी है। लीवर की केमिस्ट्री के अंदर हैं 5 टेस्ट, ठीक है, होते 4 हैं, LFT जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। एक तो आपने ये क्या करने लगे, अच्छा डिटेक्ट करने लगे, ट्रांस अमाइनेजिस लेवल चेक करने हैं, जिसके अंदर आ गया है ALT एंड ASTs, ठीक है। ये मैं बताता हूँ क्या होता है। लीवर सिरोसिस के पेशेंट के अंदर जो ALT लेवल है ना, इन दोनों की नॉर्मल जो वैल्यू है ना, इन दोनों की जो नॉर्मल वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन लीवर सिरोसिस के अंदर ALT लेवल जो है ना वो ज़्यादा होगा, ALT लेवल ज़्यादा होगा AST से, ठीक है। अच्छा, 2 कंडीशन हो सकती हैं। अब ये सिनेरियो हम लोगों ने छेड़ लिया है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं। अगर ALT लेवल AST से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहा, उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है, या उसे नैश है, ठीक है, या पेशेंट को वायरल हेपाटाइटिस है। अच्छा, अगर AST लेवल ज़्यादा है ना इसका ALT से, इसका मतलब होगा कि पेशेंट को अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है, सही है। ये क्यों डिटेक्ट करने लग गया है। ओहो, ट्रांस अमाइनेसिस, ठीक है। अगर AST ज़्यादा है ALT से, इसका मतलब है अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है। अगर AST का लेवल 15 टाइम्स ज़्यादा है ALT से,
इसका मतलब है कि पेशेंट ने बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल खा लिए हैं, असीटामिनोफेन, कोई ड्रग टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है। अपर लिमिट जो ALT का लेवल, मतलब दोनों नॉर्मल है ना, 42 मेरे ख्याल से 60 इनकी वैल्यू होती है मिलीमोल। अगर 15 गुना है ना 60 से, मतलब कि 60 × 15, और ALT नॉर्मल है, तो इसका मतलब है पेशेंट ने कोई ड्रग कंज्यूम की है, या पेशेंट एक्यूट वायरल हेपाटाइटिस के साथ आया है, वायरल हेपाटाइटिस, या पेशेंट को ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस है, ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस, ठीक है। ये आप लोगों ने वैल्यूज़ देख लेनी है कहीं से आप लोगों ने याद कर लेनी है। अब पहला टेस्ट तो ये ट्रांसमाइनेसिस हो गए, ठीक है। ट्रांसमाइनेसिस की फाइंडिंग्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद क्या करवाना है, आपने बिलीरुबिन लेवल चेक करवाना है, बिलीरुबिन लेवल चेक करवाना है। इसके अंदर क्या होगा, लीवर सिरोसिस में अगर तो पेशेंट इनिशियल कंडीशन में आया ना, उसका नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। अगर लेट कंडीशन में आया तो लाजमी पेशेंट का बिलीरुबिन लेवल ज़्यादा होगा। उसके बाद तीसरा टेस्ट है ALP, ठीक है, ये रेज होगा, ये लीवर केमिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा टेस्ट है GGT। अच्छा, ALP GGT ये होते हैं बिलीरुबिन और ये जो बाइल डक्ट्स है ना, इनसे एसोसिएटेड के इनके अगर कोई अनॉमली चल रही है ना इनके अंदर बॉडी लीवर के अंदर, तो ये वो बता देते हैं, या कोई इंजरी को बता देते हैं। आगे मैं बताता हूँ, इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये भी लीवर सिरोसिस के अंदर इंक्रीज़ होगा। अच्छा, ये तो हो गई लीवर की केमिस्ट्री। इसके बाद दूसरा टेस्ट है कोआगुलेशन स्टडी। अच्छा, हमने मेटाबॉलिक सिस्टम भी तो देखना है ना, जो लीवर ने बनाने हैं, कोआगुलेशन फैक्टर्स बनाने हैं, वाइटामिन वगैरह, इसने एसेंशियल वाइटामिन वगैरह बनाने हैं, उसके अलावा क्लोटिंग फैक्टर्स बनाता है लीवर, तो वो भी तो डिसरप्ट हुए होंगे ना। अब हमने कोआगुलेशन स्टडीज़ को डिस्कस करना है इसके अंदर। अच्छा, हमने INR करवाया है, वो आया है रेस, यानी कि क्या शो कर रहा है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोआगुलेशन फैक्टर। कोआगुलेशन नहीं हो रही बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। इसी वजह से पटीकी एंड परपराज आ रहे हैं। मैंने वहाँ पे इसी वजह से डिस्कस नहीं किया था, ताकि आप लोग ये सोच लें कि भाई ये दो चीज़ें तो बता के नहीं गया। INR इंक्रीज़ होगा तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोआगुलेशन फैक्टर्स होगी, इस वजह से ये इंक्रीज़ होगा। तीसरा टेस्ट जो हम करवाएंगे, मेन टेस्ट, वो है CBC, जो पहले करवानी है जाते, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा हमें सिरोसिस के पेशेंट में, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट की जो वैल्यू होगी ना, वो हो जाएगी 1.5 लाख से कम, लेस देन 150,000 पर मिलीमीटर क्यूब। पटीकी परपुराज इसी वजह से आएंगे। CBC में और क्या मिलेगा, अनीमिया मिलेगा। या अल्लाह पाक हिम्मत दे गाइस, 1 मिनट पानी पी लो। अच्छा, अनीमिया मिलेगा। अनीमिया क्यों मिलेगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन B12 अब्जॉर्ब GIT में होगा, ठीक है, पहुंचेगा तो लीवर के अंदर ना, और फोलिक एसिड की वजह से। मगरिब टाइम शुरू किया था, इशा हो गई है, अजान सुन लें। अच्छा जी अनीमिया क्यों मिलेगा, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। और में भी सिरोसिस का पेशेंट क्रोनिक ब्लड लॉस के मलीना के साथ या अपर GI ब्लेड के साथ आए, एसोफेजियल वेरिसिस हो रही होंगी ना उसे तो ये भी कॉज हो सकती है अनीमिया की। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमें CBC में मिलेगी ना, वो है ल्यूकोपीनिया, यानी कि WBC इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो 4500 से कम हो जाएगी, लेस देन 4500 पर मिलीमीटर क्यूब।
इसके बाद तीसरा टेस्ट जो हम लोग करवाएंगे ना, मेरी अम्मी भी यही कहती हैं कि इतने लंबे लंबे क्यों बना देते हो लेक्चर्स, तुम लोग नहीं देखेंगे। तो अब मैं क्या बोलूँ उन्हें कि ये पढ़ाने बैठो तो चीज़ें निकलती रहती हैं, आती रहती हैं, ये चीज़ बता दूँ, ये चीज़ बता दो। नोट्स पढ़े होते हैं, नोट्स में जो लिखा होता है फिर वो यही रहता है कि अगर किसी प्रोफेसर ने सवाल पूछ लिया, ये ना आता हुआ, तो मेरी वीडियो अगर किसी ने देखी हुई तो मसला होगा। अच्छा, अब CMP क्या है? पिछली वीडियोज़ में हमने करवाया था बेसिक मेटाबॉलिक पैनल। इसके अंदर सिंपल सा ना एक कॉम्प्रहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल हमें सस्पेक्ट है कि सिरोसिस है, तो इसमें हमने ना सिर्फ 3 चीज़ें करवानी है। एल्ब्यूमिन लेवल चेक करवाना है, बॉडी में टोटल प्रोटीन लेवल चेक करवा लेना है, ठीक है, और सीरम सोडियम लेवल, नेट्रीमिया, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा, टोटल प्रोटीन कम हुई होंगी, एल्ब्यूमिन कम हुई होगी बॉडी की, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ समझनी है ना वो यहाँ पे इसे मैं इसके साथ करता हूँ, ये ले, ठीक है, ब्लैक के साथ कर लेते हैं। अगर तो हिपैटोसाइट्स की इंजरी है, ये कॉन्सेप्ट सबसे फर्स्ट में आपको देना चाहिए था। हिपैटोसाइट की इंजरी के अंदर जो इंजाइम्स रेज होंगे उनका नाम है AST। ओहो, इधर ही रहा यार, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, AST रेज होगा और ALT रेज होगा, ALT रेज होंगे हिपैटोसाइट की अगर इंजरी है। अगर लीवर का फंक्शन लॉस है, लीवर का सिंथेटिक, यार इधर ही रुक, सिंथेटिक फंक्शन लॉस है, तो कौन से एंजाइम्स रेज होंगे? बिलिरुबिन रेज होगा। क्या हो गया इसे? इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल होगा, ठीक है, और INR, अगर तो हिपैटोसाइट की इंजरी है ना, AST, ALT, ALP और GGT, ये 4 इंजाइम्स रेज होंगे। अगर लीवर की सिंथेसिस में मसला है ना कोई, तो बिलिरुबिन लेवल, ठीक है, ये रेज होगा। एल्ब्यूमिन लेवल जो होगा, क्योंकि लीवर में ही एल्ब्यूमिन बनाना होता है, ये कम होगा और प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। INR, ये हाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट गलत कर दिया, INR रेज नहीं होगा, ये मैं बताता हूँ अभी आपको। प्रोथ्रोम्बिन टाइम टू INR की रेशो जो होगी ना, ये ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम और INR की रेशो, ये इम्पोर्टेंट है, की पॉइंट ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर हिपैटोसाइट की इंजरी है, ये 4 रेज होंगे। अगर सिंथेटिक फंक्शन ख़राब हुआ है तो बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टू INR रेशो ये ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगी और प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गई हमारी सिरोसिस से रिलेटेड। अब अगर तो वायरल कॉज है तो हमने वायरल के सरफेस मार्कर चेक करने हैं, हेपेटाइटिस B चेक कर लेना है, C कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर नॉन अल्कोहलिक, अगर NaSH है ना, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है, तो फास्टिंग लिपिड लेवल चेक करेंगे, फास्टिंग लिपिड लेवल चेक करेंगे। और उसके अलावा क्या करेंगे? HbA1c करवाएंगे कि इसके अंदर डायबिटीज़ तो नहीं चल रही। अच्छा, अगर हीमोक्रोमाटोसिस है, हीमोक्रोमाटोसिस यानी कि आयरन का मैकेनिज़्म ख़राब है, तो सीरम आयरन लेवल चेक करवाएंगे, फेरिटिन लेवल चेक करवाएंगे और ट्रांसफरिन की सैचुरेशन चेक करवाएंगे। अच्छा, जो भी कॉजेज़ हैं ना उनसे रिलेटेड हमने करवाना है।
अब आ गया ऑटो इम्यून, इस वजह से वीडियो लंबी हो रही है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, हर चीज़ मेरे जहन में आती जा रही है, आगे लिखी हुई है तो मैं आप लोगों को देख के बता रहा हूँ अपने नोट्स पे से। अगर ऑटो इम्यून AIH है तो इसके अंदर हमने क्या चेक करना है, टोटल IgG लेवल चेक करना है। उसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे जिसके अंदर हमें गैमा ग्लोबुलिन लेवल जो होगा वो ज़्यादा इंक्रीज़ मिलेगा। उसके बाद ऑटो इम्यून के अंदर अस्थमा भी मिल सकती है हमें, निकाह के लिए नहीं, एंटी सार्कोमेयर एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी होती है, एंटी सार्कोमेयर कह रही है, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी होती है ये। अच्छा, ASMA मिल जाएगा, ANA मिल सकता है पॉजिटिव हमें, ठीक है। उसके अलावा अगर अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सन की डेफिशिएंसी है तो हम अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सन लेवल चेक करवाएंगे। विल्सन डिजीज़, अच्छा कोई भी कॉज है ना, ये ऊपर आ जाते हैं हम लोग, कितना ऊपर आएंगे, ये देखें जी, कोई भी कॉज है ना, किधर है कॉजेज़ लिखी मैंने, अच्छा सिस्टिक फाइब, अगर तो विल्सन कहाँ गया है, अगर तो विल्सन डिजीज़ है तो विल्सन डिजीज़ के लिए हम लोग सीरम सिरोलोप्लाज्मिन लेवल करवा लेंगे, कॉपर का लेवल करवा लेंगे, टोटल और फ्री कॉपर लेवल, और यूरिन के अंदर कॉपर लेवल चेक करेंगे। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सन की डेफिशिएंसी है तो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सन लेवल चेक करवा लेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा प्राइमरी बिलरी कहाँ गया, ये प्राइमरी बिलरी कोलेंजाइटिस है तो इसके लिए हम लोग करवा लेंगे AMA, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। ALP करवा सकते हैं, बिलिरुबिन करवा सकते हैं। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस के लिए क्या करवाएंगे, इसके अंदर हो जाती है कोलिस्टेसिस, यानी कि जो बाइल एसिड है ना उसकी स्टेसिस हो जाती है, इंट्रा हेपेटिक एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट की डिस्ट्रक्शन होती है ना, तो इसके अंदर हमें करवाना है GGT लेवल, बिलिरुबिन लेवल और ALP लेवल, ठीक है। उसके अलावा अमोनिया का लेवल करवा सकते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज की डिजीज़ के लिए हम लोग HbA1c करवा सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कैल्शियम लेवल हम लोग चेक करवा सकते हैं, कैल्शियम कह दिया, क्लोराइड चैनल करवा सकते हैं, पोरफायरियाज के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा सकते हैं। उसके अलावा और क्या हो गया, हेपेटिक वेन कंजेशन है, अगर ये है तो इसके लिए एंडोस्कोपी कह रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं कि चेक करने के लिए थ्रोम्बोसिस तो नहीं है। उसके बाद माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के लिए बोन मैरो बायोप्सी करवाएंगे। कार्डिक सिरोसिस है तो कार्डिक अल्ट्रासाउंड प्लस कार्डिक ECG करवाएंगे। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज ओस्लर वेबर रेंडो सिंड्रोम है, म्यूकस मेम्ब्रेन, इनके अंदर वेसल्स की डिस्ट्रक्शन है तो एंजियोग्राफी वगैरह करा सकते हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं मिल रहा तो मतलब क्राइटोजेनिक कॉज है आपके सिरोसिस की, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कहाँ पे थे, डायग्नोज हमने कर लिया है। अब हमने ट्रीटमेंट, अच्छा ये मैंने बता दिया, आपने एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाना है, जो इमेजिंग करानी है आपने, इमेजिंग के अंदर क्या क्या करवाना है आपने, डोपलर अल्ट्रासाउंड करवाने, ठीक है, ताकि 3D इमेज मिले आपको एब्डोमेन का, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड विद डोपलर, ठीक है। इसकी फाइंडिंग्स क्या होंगी, इसके अंदर लीवर नोड्यूलर होगा, ठीक है, एट्रोफी मिलेगी आपको किसी लोब की, ठीक है। स्ट्रक्चर जो होगा लीवर का वो डिसरप्ट हो सकता है। उसके बाद जो लीवर का साइज़ है, अच्छा ये बात याद रखिए, सिरोसिस का पेशेंट है ना, इनिशियली सिरोसिस का पेशेंट इनिशियली आता है पैटोमेगाली के साथ, अच्छा बाद में उसे वक्त के साथ साथ क्या होना शुरू हो जाती है, इन लेटर स्टेजेस फाइब्रोसिस हो जाती है, लीवर श्रिंक हो जाता है, ठीक है, जैसे ही डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद और क्या मिलेंगी, जो लीवर का वास्कुलेचर है ना एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के ऊपर, वो हमें चेंज मिल सकता है, साइटीज़ मिल सकती है, स्प्लीनोमेगाली मिलेगी, ठीक है, पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस हो सकती है। उसके बाद कौन सा दूसरा टेस्ट करवाना है, CT एब्डोमन। ये सारी ज़िंदगी अगर आप लोगों ने ये नोट बना के रखा हुआ है ना, ये आपको नहीं भूलेगा, CT एब्डोमन करवाना है, ठीक है। ये उस पेशेंट में करवाना है जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड पॉसिबल नहीं है डॉपलर के साथ, ठीक है, यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीस है, प्रोब वो प्रेस कर रहे हैं लेकिन कोई सच फाइंडिंग्स नहीं मिल रही,
ठीक है, जो सेम फाइंडिंग्स अल्ट्रासाउंड में मिलेंगी वही यहीं पे मिलेंगी। नोड्यूल्स मिलेंगे, लीवर की सरफेस इरेगुलर हुई होगी, स्प्लीनोमेगाली मिल सकती है या साइटिस मिल सकती है। इसके बाद और कौन सी इमेजिंग करानी है? लीवर की बायोप्सी, लीवर बायोप्सी। ठीक है, ये है गोल्ड स्टैंडर्ड। अच्छा, एवं ही धक्के से नहीं करवा लेनी आप लोगों ने लीवर बायोप्सी, आपको नई कोई फाइंडिंग मिल रही ना तब आपने जाके करवानी है लीवर बायोप्सी। मतलब कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं 100% आपको सस्पेक्ट है, आपको मतलब कन्फर्म है, सस्पेक्ट नहीं कन्फर्म है, फिर आप लोग मतलब कि देखने के लिए कि किस कंडीशन में किस स्टेज के अंदर है, ग्रेडिंग के लिए या स्टेजिंग के लिए, फिर आपने बायोप्सी करानी है, पहले जाते सारी नहीं करवा लेना। ठीक है, उसके बाद ईसोफेजियल वेरिसेस के लिए हमने क्या करना था? ईजीडी करना था, ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। ठीक है, और कार्सिनोमा के लिए स्क्रीनिंग करानी है, पेशेंट को बुला लेना है हर 6 महीने के बाद कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड आगे करना है। अच्छा, स्टेजिंग के लिए चाइल्ड पफ स्कोर होता है इसका, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, चाइल्ड पफ स्कोर। स्टेजिंग कैसे करनी है? अच्छा, स्टेजिंग के लिए है चाइल्ड पफ स्कोर। अच्छा, इसके अंदर होता है 3 मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, सीधी लाइन क्यों नहीं लग रही? चलो, सीधी लाइन नहीं लग रही। अच्छा, अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर देख लेते हैं कि कब कब होगा। अगर तो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, बड़ा कर लें इसे, सीरम एल्ब्यूमिन लेवल 3.5 से ज़्यादा है तो 1 पॉइंट होगा, 2.8 से 3.5 तक है तो 2 पॉइंट्स होंगे, और अगर 2.8 से कम है, ठीक है, ये क्यों नहीं काम कर रहा यार? अच्छा, अगर 2.8 से कम है तो 3 पॉइंट होंगे। ये हो गया सीरम एल्ब्यूमिन लेवल, पहली चीज़ जो हम लोगों ने देख ली है इसके अंदर। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है सीरम बिलीरुबिन लेवल। ये मैं आपको इसकी इंटरप्रिटेशन भी बताता हूँ, सीरम बिलीरुबिन लेवल। अच्छा, अगर तो ये 2.0 से कम है तो 1 पॉइंट है, 2.0 से कम है तो 1 पॉइंट, 2.0 से 3.0 तक है तो 2 पॉइंट, और अगर 3.0 से ज़्यादा है तो 3 पॉइंट। ठीक है, जितना ज़्यादा है उतने ज़्यादा पॉइंट। तीसरी चीज़ आ गई INR। ठीक है, अगर INR है 1.7 से कम तो 1 पॉइंट, 1.7 से 2.3 तक है तो 2 पॉइंट, और 2.3 से ज़्यादा है, ज़ीरो क्यों लिखा गया यहाँ पे? अच्छा, 2.3 से ज़्यादा है तो 3 पॉइंट। अब इसके बाद दो चीज़ें हैं और, एक है असाइटिस, दूसरी है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। वी आर डिस्कसिंग चाइल्ड पफ स्कोर। अच्छा, असाइटिस अगर नहीं मिल रही तो कोई स्कोर नहीं है, ठीक है, एक स्कोर है, मतलब कि नहीं मिल रही तो एक स्कोर है। अगर माइल्ड है तो 2, अगर सवेयर है तो 3। ठीक है, इसी तरह इसमें अगर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। अगर एक है, अगर नहीं है तो एक स्कोर है, अगर एडवांस हो चुका है, नहीं, अगर मिनिमल है तो 2 स्कोर, और अगर एडवांस हो चुकी है तो 3 स्कोर। अच्छा, अब इसकी क्लासेस हैं, चाइल्ड पफ क्लास
ए, क्लास बी, क्लास सी। अच्छा, ए के अंदर क्या होते हैं 5 से 6 पॉइंट्स, और बी के अंदर क्या होते हैं 7 से 9 पॉइंट्स, और सी के अंदर होते हैं 10 से 15 पॉइंट। 3, 6, 9, 12 और 15। ठीक है, जितना ज़्यादा स्कोर होगा मतलब उतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन होगी पेशेंट की। माइल्ड कंडीशन बी क्लास के अंदर आ जाएगा, इंटरमीडिएट कंडीशन बी क्लास के अंदर, और अगर स्कोर कम है मतलब कम स्कोर का मतलब है कि पेशेंट की कंडीशन क्योरेबल है, ये ज़्यादा ज़िंदगी गुजार सकता है। अच्छा, ये तो हो गया चाइल्ड पास स्कोर। इसको याद रखने का तरीका बताऊँ कैसे है। ए 5 चीज़ें हैं, बी बिलिरुबिन लेवल, कोआगुलेशन चेक करने के लिए सी, असाइटिस चेक करने के लिए डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ठीक है, और हेपेटिक इंसेफलोपैथी के लिए ई। आपने चाइल्ड पाफ स्कोर को चेक करने के लिए ये नेमोनिक याद रख लेना है, ठीक है, ए बी सी डी। एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन, कोआगुलोपैथी के लिए INR, कोआगुलेशन के लिए, ठीक है, INR, और डिस्टेंडेड एब्डोमेन मतलब असाइटिस डी से ए, और ई से इंसेफलोपैथी। अब इसको ट्रीट कैसे करना है। ट्रीटमेंट यहीं पे देख लेते हैं कि अगर तो पेशेंट की एल्ब्यूमिन लेवल कम है ना, तो पेशेंट को एल्ब्यूमिन का इंजेक्शन लगा देंगे। बिलिरुबिन लेवल को कम करने के लिए हम लोग बिलिरुबिन को ट्रीट करेंगे। असाइटिस खुद ही ट्रीट हो जाएगी, या असाइटिक फ्लूइड, असाइटिक टैब, असाइटिक फ्लूइड ले लेंगे। हेपेटिक इंसेफलोपैथी के लिए हम लोग अमोनिया का लेवल कम करेंगे। पानी पी लो, फिर ट्रीटमेंट करते हैं। इसका पहला प्रिंसिपल तो ये है कि कॉज को ट्रीट करें, ठीक है ना। ट्रीटमेंट का मतलब है जो हमने 17 चीज़ें पढ़ी हैं ना, उन्हें ट्रीट करें हम, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर अगर हेपेटाइटिस सी वायरस है तो हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए हम लोग देंगे एंटीवायरल्स। अगर पेशेंट ले रहा है अल्कोहल, उसको कहेंगे कि अल्कोहल बंद कर दे। जो हेपेटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस हमने पढ़े हैं ना, वो कहेंगे बंद कर दे भाई, उसके बिल्कुल ही बंद कर देंगे। अगर NSAIDs ले रहा है पेशेंट, ठीक है, ओपियाइड्स ले रहा है, या बेंजोडायज़ेपिन जो हेपेटिक इंसेफलोपैथी कॉज करते हैं, बी बेंजोडायज़ेपिन्स जो कॉज करते हैं हेपेटिक इंसेफलोपैथी, वो उसकी बंद कर देंगे, NSAIDs बंद कर देंगे। और जो मेडिकेशन ज़रूरी नहीं है ना, वो उसकी पेशेंट की बंद कर देंगे। अब पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है अपर GI ब्लीड के साथ, या उसे इसोफेजियल वेरिसेस हो गए हैं। अब हमने उसे देना है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। ये है क्लिनिकल बातें, ये आप लोगों को काम देंगी एमरजेंसी के अंदर। प्रोप्रेनोलोल देंगे हम, ठीक है। अगर पेशेंट वेरिसेस ब्लीडिंग के साथ है, प्रोफाइलेक्टिकली हमने ये चीज़ काम करनी है, ठीक है। उसके अलावा हमने उसे दे देनी है वैक्सीन्स। कौन सी वैक्सीन्स देनी है, न्यूमोकोकल वैक्सीन देंगे, हेपेटाइटिस A वैक्सीन दे देंगे, हेपेटाइटिस B के जो वैक्सीन होती है वो दे देंगे, कोविड की वैक्सीन दे देंगे जी, कोविड की भी सुनी गई, इन्फ्लुएंजा की भी वैक्सीन दे देंगे कि पेशेंट को ये ना हो जाए, और टेटनस की वैक्सीन भी दे देंगे। प्रोफाइलेक्टिकली वी विल ट्रीट द पेशेंट दिस वे। प्रोफाइलेक्सिस ऐसे करेंगे पेशेंट की। उसके बाद क्या और क्या देंगे। अब उसे GI ब्लीड हो रही है ना, तो GI ब्लीड के अंदर मैंने बताया था सिबो हो जाता है, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, ठीक है। उसके लिए हम लोग पेशेंट को, या बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस से बचाने के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे। प्रोसीजर ये रिवर्सिबल है। अच्छा, ये तो हो गया प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब मेन ट्रीटमेंट क्या है डीकम्पेंसेटेड लीवर का।
लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। इट्स द ओनली क्यूरेटिव ऑप्शन अवेलेबल इन पाकिस्तान एज वेल इन वर्ल्ड फॉर सिरहोसिस, ठीक है। अच्छा, ये कब करेंगे हम? अब इसकी इंडिकेशन क्या है? पहली स्टेज चाइल्ड पफ स्कोर 5 आया है तो हम ये कर देंगे? नहीं भाई, ठीक है। एडवांस हो गया है, पेशेंट को हेपेटिक एनसेफलोपैथी, यानी कि 14-15 स्टेज का बंदा है ना, चाइल्ड पफ स्कोर आ गया है सी स्टेज, ठीक है। तो हम पेशेंट को कहेंगे भैया आपका इलाज ही लीवर ट्रांसप्लांट है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं डीकम्पेंसेटेड लीवर की? यही पेशेंट को जो ऑलरेडी डेवलप हुआ है असाइटिस, ठीक है। यहाँ पे चले लिख ही लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस, डीकम्पेंसेटेड सिरहोस्टिक लीवर आ गया है, ठीक है। इसको इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी? असाइटिस वर्स होना शुरू हो जाएगी। हिपैटिक एनसेफलोपैथी, इससे बुरा क्या होगा कि पेशेंट एनसेफलोपैथी के साथ आया या जीआई ब्लीड के साथ आया? अच्छा, अब जीआई ब्लीड के लिए क्या मैंने बताया था आपको कि या तो बलून कैथेटराइजेशन कर देंगे, बलून या उसके अलावा हम एंडोस्कोपिक कोटरी कर देंगे, इलेक्ट्रो कोटरी, ठीक है। हिपैटिक एनसेफलोपैथी के लिए क्या करेंगे हम लोग? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को बुला लेंगे और अपनी जान छुड़वाएंगे, ठीक है। नहीं, ये नहीं करेंगे, हम पेशेंट को एडमिट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद स्टेबलाइज करने के बाद पेशेंट को, जैसे ही पेशेंट को असाइटीज़ है ना, वॉल्यूम लॉस हो रहा है पेशेंट का। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन का मैं ट्रीटमेंट बताने लग गया हूँ। एक तो ये असाइटीज़ हो जाएगी, हेपेटिक एनसेफलोपैथी हो जाएगी, जीआई ब्लीड हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशन ये हम ना बाद में करेंगे इनका ट्रीटमेंट, ठीक है। अभी हम लोग कर रहे हैं सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस। जीआई ब्लीड हो सकती है और ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? उसके अलावा पेशेंट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ सकता है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, ये सिरोसिस का वाहद पेशेंट होता है जिसके अंदर सारी फाइंडिंग्स हमें मिल रही होती हैं, ठीक है। ये क्या होंगी? HP सिंड्रोम हो जाएगा, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है? पेशेंट को ना ऑक्सीजन कंटेंट नहीं मिल रहा होता, ऑक्सीजन नहीं उसकी फुलफिल हो रही होती, हाइपोक्सीमिया हो जाता है, ठीक है। पल्मोनरी वेसोडाइलेशन, जो इंट्रा पल्मोनरी वेसल्स होती है ना, उनकी वेसोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद तीसरी चीज़ पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? डिस्निया के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। सांस नहीं आ रहा। एक टर्म होती है प्लेटिपनिया और तीसरी चीज़ है ऑर्थोडियोक्सिया, ये भी डिस्कस कर देता हूँ, ऑर्थोडियोक्सिया। अच्छा, डिस्निया क्या है? सेंसेशन ऑफ ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सेंसेशन होती है कि सांस लेने में दुश्वारी, सादा लफ्ज़ों में डॉक्टर साहब सांस नहीं लिया जा रहा, इस तरह करेगा पेशेंट, ठीक है। उसके बाद है प्लेटिपनिया, ठीक है। अब प्लेटिपनिया क्या होगा? पेशेंट को आप कहेंगे खड़ा हो जा या बैठ जा, ठीक है। जब वो खड़ा होगा या बैठेगा ना, तो उसकी जो शॉर्टनेस होगी ना, सांस लेने की जो एबिलिटी होगी वो और ज़्यादा वर्स हो जाएगी। जैसे ही उसे कहेंगे भाई लेट जा, सीधा लेट, वो उसकी ना कंडीशन ठीक हो जाएगी, मतलब कि उसको ना सांस ज़रा बेहतर तरीके से ले पाएगा। तीसरी चीज़ है ऑर्थोडियोक्सिया। ये क्या होता है? जैसे ही जनाब जी पेशेंट लेटा हुआ है ना, उसे थोड़ी देर के लिए लेटा देंगे, उसे कहेंगे दोबारा बैठ। जब वो बैठेगा ना,
तो उसकी जो ABGs होंगी ना, उसमें ऑक्सीजन जो सैचुरेशन होगी वो कम हो जाएगी, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम ये होता है। अगर इस कॉम्प्लिकेशन के साथ आए, कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट कैसे करना है, ऑक्सीजन लगा देनी है पेशेंट को, पल्स ऑक्सीमीटर लगा देना है साथ, और साथ उसे कहना है कि भाईजान आपका लीवर ट्रांसप्लांट होगा। वक्ती तौर पे पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट कर देना है, सपोर्टिव मैनेजमेंट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, फ़िलहाल के लिए ना यही इतना ही बहुत है हम लोगों के लिए। ये अदर पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन के अंदर आप लोग ये समझ लें कि पेशेंट का लंग कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। असाइटिस इतनी वर्स हो सकती है, लंग कोलैप्स, जिसे हम एटिलेक्टेसिस कहते हैं बल्कि एटिलेक्टेसिस। असाइटिस वर्स हुई, इतनी वर्स हुई है असाइटिस, उसने एब्डोमिनल प्रेशर भी इतना कर दिया है और पल्मोनरी प्रेशर भी इतना कर दिया है कि लंग्स ही कोलैप्स हो गए हैं, डायाफ्राम को एलिवेट कर दिया। उसके अलावा क्या हो सकता है, अगर अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, ये क्या हो गया